हेलो स्टूडेंट एवं हमारे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के डिमांड के अनुसार हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक अव्यय लेकर के आए हैं। आज देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या प्रश्न होते हैं, ये होता क्या है, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो अव्यय को समझने के पहले इसको हम लोग व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे गांव समाज में या घर में देखे होंगे कि कुछ फैमिली के कुछ ऐसे सदस्य में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उस बच्चे पर किसी तरह का घर के फैमिली के सदस्यों पर असर नहीं पड़ता है। जैसे यदि कोई बच्चे हैं फैमिली में, मदर हो, फादर हो, या बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, कई तरह की बातें उसको कहने पर भी उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, यानी कि वो अपने पर अडिग रहता है। तो उसी तरह अव्यय को हम लोग समझ सकते हैं कि अव्यय हिंदी ग्रामर में उन सभी शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिस पर न तो लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि चीज़ों पर उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जिस रूप में रहता है वो हमेशा एक समान अवस्थाएं में बने रहते हैं। तो देखते हैं अव्यय, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 से 2 मार्क्स से पूछा जाता है। 1 से 2 मार्क्स में ये आपको पूछते हैं। तो समझते हैं कि अव्यय शब्द किसको किसको कहते हैं। ये आपके लिए लाया गया है। तो यह है इंडिक्लिनेबल्स। अंग्रेजी में अव्यय को कहा जाता है इंडिक्लिनेबल्स। इंडिक्लिनेबल्स अव्यय शब्द, इंडिक्लिनेबल्स। तो अव्यय को हम लोग कुछ देखते हैं, कई तरीके से इसको कहा जाता है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में, फॉर्म जो होता है उसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसा है उसमें उसी रूप बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव होता नहीं है। चाहे उसमें आप कोई भी चीज़, वचन, लिंग इत्यादि चीज़ों को जोड़ेंगे तो उसमें अपना रूप वो बदलता नहीं। यानी अव्यय शब्द हो गए जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वे बने रहना चाहते हैं। और यदि दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, अव्यय को हम अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि अव्यय को समझने के लिए हमको और सब टॉपिक पढ़नी होती है। फिर भी एग्जाम के ख्याल से हम लोग बिफोर पहले ला लिए हैं। तो देखते हैं कि अव्यय को विकारी, अविकारी भी कहा जाता है। तो क्रिया एक टॉपिक है हिंदी ग्रामर का, तो उसमें कुछ क्रियाएं होते हैं विकारी और कुछ क्रियाएं होते हैं अविकारी। तो विकारी में वो अपने आप में अविकारी शब्द को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि निम्न में से किसे अविकारी कहा जाता है। ऑप्शन में रहेगा शब्द, काल, कारक, अव्यय। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जिन शब्दों को का व्यय ना हो, अर्थात व्यय का मतलब क्या हुआ, उसमें चेंज ना हो, नो चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो जिन शब्दों का व्यय ना हो अर्थात उसमें विकार उत्पन्न ना हो, उन शब्द को हम लोग कहते हैं अव्यय। सभी, और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, सभी लिंगों, विभक्तियों और वचनों में एक समान बने रहते हैं। कौन? तो अव्यय शब्द। यदि इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये सब कुछ बेसिक चीजें था ताकि हमको समझ में आ जाए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, ये सब चीज़ें का पहले हम लोगों को जानकारी है, तो अव्यय को और बेस्ट तरीके से हम समझ सकते हैं। तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसके रूप में बदलाव न होता है,
न तो अव्यय शब्द पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का, न पुरुष का, न कारक का, तो आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, यानी कि वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज, आज का यदि हम बहुवचन करें, इसमें लिंग जोड़ें, तो आज का अजो होता है? अजो नहीं होता है। जैसे लड़का का बहुवचन हम देखें तो लड़के होते हैं, लड़की का लड़कियां होती, लेकिन आज का कोई बहुवचन नहीं होते। कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए इत्यादि, ये सभी शब्द अव्यय के अंतर्गत माना जाता है, जिस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार का प्रभाव का मतलब हुआ न तो उन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, पुरुष हो गया इत्यादि चीज़ों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अब उदाहरण दिए हैं, जैसे राम धीरे धीरे जाता है। इस सेंटेंस में आपसे पूछेगा किन शब्दों को आप अव्यय मानेंगे, तो राम धीरे धीरे, ये धीरे धीरे शब्द है, इन शब्दों को हम लोग अव्यय कहेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन गीता पाठ करता हूँ, इन शब्दों में कहेगा कि अव्यय शब्द को छंटिए, तो अव्यय शब्द हो जाएगा प्रतिदिन। वह बहुत बड़ा आदमी है, इन शब्दों में अव्यय शब्द को छोड़ने के लिए बोला जाए तो बहुत, यानी कि इसका बहुवचन वगैरह शब्द नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द। मैं आज अवश्य पटना जाऊंगा, तो इन शब्दों में अव्यय शब्द क्या हो जाएगा? अवश्य। तो इस तरह से हम लोगों ने अव्यय का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें ग्रामर, आर्टिकल का जो और सभी टॉपिक होते हैं उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो जैसा है वैसे बना रहना चाहती है, उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? अव्यय इंडिक्लिनेबल्स। अब हम अव्यय के 4 भेद होते हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, अव्यय के कितने भेद होते हैं बोर्ड में एग्जाम में, तो 4, ये याद रखना है। अव्यय 4 तरह के मुख्य रूप से होते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब हुआ सीधा क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द होंगे। तो लिखा गया है क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने क्रिया की विशेषता क्या है? प्रतिदिन, पर डे, रोजम रोज, डेली पढ़ता है, तो इस क्रिया, पढ़ना क्रिया का विशेषता है प्रतिदिन, तो क्रिया विशेषण अव्यय किसको माना जाएगा? प्रतिदिन। कुछ खाने को दो, तो खाना, तो खाना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? कुछ, तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगी। राम धीरे धीरे गाता है, तो गाना क्रिया जो है उसकी विशेषता है धीरे धीरे। तो इस सेंटेंस में यदि क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा शब्द होगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि अव्यय क्या है, उसका कुछ बेसिक जानकारी लिया। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और फिर देखा संबंध बोधक अव्यय। अब हम लोग बारी बारी से पहला देखा, अब अगला देखेंगे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। हाँ, तो अब हम लोग तो देखा कि अव्यय मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला था कालवाची क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद हम लोगों ने देखा था संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और कालवाचक, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये 4 था। तो क्रिया अव्यय के कितने भेद थे? 4। पहला क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक अव्यय, 4 भेद थे। इसमें पहला आज स्टार्ट करेंगे। वो पहला देख रहे थे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पुनः जो 4 भेद थे, तो क्रिया विशेषण जो था, क्रिया विशेषण जो पहला भेद था उसका नाम था क्रिया विशेषण अव्यय। इसको पुनः 5 भागों में बांटा गया अर्थ की दृष्टिकोण से। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय का पहला फॉर्म है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में देखते हैं कि जिस अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, यानी क्रिया होने का वैसा अव्यय जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे उसके बाद गीत होगा, यानी गीत जो क्रिया है, गीत जो गाई जाएगी, तो इसकी विशेषता क्या है कि कोई क्रिया होने के बाद, कोई काम होने के बाद ही क्रिया होगी। तो ये बाद जो है इसको हम लोग कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि क्रिया की विशेषता ये है कि क्रिया होने के समय का बोध करता है। क्रिया होने का जो समय है क्या है? बाद। तो क्रिया विशेषण अव्यय इसको मानेंगे। कल छुट्टी होगी, तो क्रिया होने का जो समय क्या है? कल है। तो कल क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। मेरा भाई आज दिल्ली जाएंगे, तो क्रिया होने का समय क्या है? आज। तो दिल्ली जाएंगे क्रिया जब वो संपन्न होगी उसका समय है आज, तो आज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसा कब होगा, तो क्रिया होने का समय क्या है? कब। ये सब समय को ही इंडिकेट किया जाता है। कब, कल, बाद, ये सब कालवाचक शब्द है, अव्यय है। परसों वह घर जाएगा, परसों, तो क्रिया होने के जो समय इंडिकेट कौन कर रहा है? परसों। कब होगा? परसों। और सभी से क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ प्रमुख शब्द है, जैसे आज, कल, संध्या, परसों, कब, अभी, सदा, प्रतिदिन, ये सभी शब्द को लोग क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। फिर 5 प्रकार में से पहला हम लोगों ने देखा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखते हैं दूसरा इसका प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय का स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहता है, हाँ, एक चीज यहाँ पर पूछा जाता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कब का उत्तर, क्रिया जो होता है कब का उत्तर उसमें पूछना चाहिए। जैसे उसके बाद गीत होगा, तो प्रश्न होगा कि कब गीत गाई जाएगी, तो उसके बाद। तो यहाँ प्रश्न होगा कब का उत्तर का मतलब कि मेरा भाई आज दिल्ली जाएंगे। तो इसमें यदि प्रश्न पूछा जाए कब आएंगे, तो आ जाएंगे, तो कब का उत्तर जो मिलेगा वही शब्दांश क्या कहला जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। उसी तरीके से स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में यदि आपको कहाँ का उत्तर मिल जाए, तो जो कहाँ के बदले में जो शब्द आएगा उसी को हम लोग कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे इसमें ऐसे बताया गया है, जिस अव्यय शब्दों से
क्रिया होने के स्थान का बोध, क्रिया होने के स्थान का बोध होकर आता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे हम बाहर जाएंगे, तो इसमें हम प्रश्न करेंगे कहाँ जाएंगे, पर मिलाएगा क्या? बाहर जाएंगे। तो यही बाहर शब्द क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि तुम दाएं मुड़ोगे, तुम दाएं मुड़ोगे, तो इन वाक्यों में कहाँ का प्रश्न करो? कहाँ मुड़ेंगे? तो दाएं मुड़ेंगे। तो दाएं जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इससे संबंधित और कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, अंदर, बाहर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर। ये सभी शब्दांश जो है ये सब ऐसा अव्यय है जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद है तीसरा, उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि क्रिया विशेषण अव्यय का ही रूप चल रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे जो क्रिया विशेषण अव्यय में से क्रिया परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि क्रिया विशेषण का ही रूप था। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा फॉर्म है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस क्रिया विशेषण अव्यय में उन सभी शब्दों को रखा गया है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको कितना का उत्तर मिलेगा। जैसे इसका डेफिनेशन है, जिस अव्यय शब्द से क्रिया के परिणाम या अधिकता या फिर न्यूनता का पता चले। क्रिया के क्या? उसका परिणाम मतलब कितना है, न्यूनता यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का पता चले, तो उसको हम लोग कहेंगे परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे छोकरी खूब बोलती है, तो कितना बोलती है? उत्तर आपको क्या मिलेगा? खूब बोलती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्त्री कुछ शर्माती है, तो कितना शर्माती है? तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? कुछ शर्माती है। तो कुछ क्या हो जाएगा? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये तीसरा था। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कहा जाता है कि जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का पता चले, किसकी? क्रिया की रीति ढंग का पता चले, तो उन सभी अव्यय को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय माना जाएगा। जैसे पदाति सेना पैदल चलती है, तो यहाँ इस क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आप प्रश्न करेंगे कैसे का उत्तर मिलेगा। तो कैसे चलता है? तो पैदल चलता है। तो पैदल क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मैं यथासंभव मदद करूंगा, तो यहाँ प्रश्न करेंगे कैसे करेंगे? तो यथासंभव, तो यथासंभव मदद करूंगा, तो यह यथासंभव क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसी तरह से और सभी शब्दांश होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, ज्यों, त्यों, ठीक, गलत, तेज, धीरे धीरे, यथासंभव, अचानक, शांतिपूर्ण, सुखपूर्वक। तो ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ प्रमुख अव्यय शब्द रहा। एक ठो और बचा हुआ है, पांचवा,
उसको हम लोग देखते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय का जो 5वां प्रकार है उसका नाम है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करना। तो इसके अंतर्गत जो अव्यय शब्द आएंगे वो प्रश्न करने वाला है। जैसे है क्यों, क्या, इसलिए। जैसे कहा गया है जिस अव्यय शब्द से प्रश्न का, सॉरी प्रकाश हो गया है यहाँ पर, प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे प्रश्न का इंडिकेट होगा, जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिस अव्यय से, अव्यय शब्दों से प्रश्न पूछा जाए उसको हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे है क्यों, जैसे पूछा जाए कि राम क्यों हंसता है, तो प्रश्न पूछा गया तो क्यों शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या, इसलिए, कैसे, किस कारण, ये सभी शब्द जो है क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है, अव्यय सभी शब्द। तो अब हम लोग अव्यय के जो भेद थे चार में से पहला भेद हम लोगों ने पढ़ चुका, क्रिया विशेषण अव्यय। अब दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। इसके प्रकार नहीं होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हम प्रश्न भी लाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आउट करेंगे तो और बेस्ट तरीके से समझ में आएंगे। अभी आप बेसिक तैयार करें कि अव्यय से संबंधित क्या क्या प्रमुख तथ्य था। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।